नमस्कार, बिहार की बात में आपका स्वागत है। और इस खास पेशकश में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आनंद मोहन सिंह का परिवार और चिराग पासवान क्या आमने सामने आ गए। सवाल इसलिए भी गंभीर हो जाता है कि आनंद मोहन सिंह कल समस्तीपुर में चिराग पासवान को घेरते हैं और कहते हैं कि जन स्वराज पार्टी को 37,000 वोट कैसे आ गया, वहां पासवान का ज्यादा वोट जन स्वराज पार्टी को कैसे मिल गया और चिराग इमामगंज प्रचार करने क्यों नहीं गए। और जब चिराग पासवान से इसका जवाब पूछा गया तो चिराग पासवान ने कहा कि वो राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, मुख्यमंत्री के कृपा से जेल से बाहर निकले हैं, उनकी बातों का जवाब देना ठीक नहीं है। और जब ऐसी बात सुनाई गई तो चेतन आनंद ने उसका करारा जवाब आज विधानसभा में दिया, विधानसभा के बाहर दिया। कहा यह कि चिराग पासवान ये साफ करें कि वो आखिरकार एनडीए में हैं या नहीं है, और अगर एनडीए में हैं तो जीतन राम मांझी के लिए प्रचार करने क्यों नहीं गए। शिवहर में 3 बार हेलीपैड बना, वहां ये पहुंचे नहीं। क्या इनको राजपूतों का वोट नहीं मिलता है? क्या ये एनडीए में रहते हुए एनडीए के घटक दलों का प्रचार नहीं करेंगे? आखिरकार चिराग के मन में क्या है, उनको साफ करना चाहिए। और निश्चित तौर पर इस जुबानी जंग के बाद यह सवाल उठने लगा है कि आखिरकार एनडीए में चल क्या रहा है। और एनडीए के 2 घटक दल, खास तौर पर ये जो चिराग पासवान हैं उनकी पार्टी है, और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जीतन राम मांझी के बीच में कोटा विदिन कोटा को लेकर के जुबानी जंग देखा गया था। लेकिन अब इमामगंज में जन स्वराज पार्टी को 37,000 वोट मिलने के बाद जिस तरीके का सवाल चेतन आनंद ने चिराग पासवान से पूछा है, उसके बाद ये लगने लगा है कि सब कुछ ठीक नहीं है एनडीए में, क्योंकि एनडीए के कुछ नेता अपने बड़बोलेपन की वजह से एक दूसरे के सामने दिखाई पड़ रहे हैं। और चिराग पासवान ने इमामगंज जाना जैसे मंजूर नहीं किया, उससे ये सवाल तो गंभीर रूप से उठ खड़ा हुआ है कि आखिरकार क्या चिराग पासवान जीतन राम मांझी की बहू को हरवाना चाहते थे इमामगंज से? चुनाव प्रचार करने क्यों नहीं गए? और ये सवाल लाजमी है कि पासवान के नेता अपने को कहने वाले चिराग पासवान आखिरकार दीपा मांझी के पक्ष में प्रचार किए होते तो क्या जन स्वराज पार्टी को 37,000 वोट मिल गया होता? इस बारे में हम चर्चा करेंगे। आपको पहले सुनाते हैं कि चेतन आनंद ने क्या कुछ कहा है, उसके बाद शुरू करेंगे चर्चा। आरजेडी ने कहा कि माफी मांगनी चाहिए। किससे? दलितों का अपमान है इस तरह की भाषा। मांझी जी क्या थे जिनके सीट पे वो नहीं गए, चिराग पासवान जी? तो मांझी जी क्या है? मांझी जी भी दलित हैं। उनकी बहू चुनाव लड़ रही थी और वहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से जो है आपको एक व्यक्ति वहाँ से गायब दिखाई दिए। तो जो भी होता है, गठबंधन धर्म आपको ये कहता है कि पिक एंड चूज पॉलिसी नहीं होती है गठबंधन धर्म में। मर्दों की तरह गठबंधन होता है कि हम या फिर इस पार हैं या उस पार हैं, इधर जाएंगे और उधर नहीं जाएंगे, उधर जाएंगे और इधर नहीं जाएंगे। ये गठबंधन धर्म नहीं होता है। और उनको समझना चाहिए, अगर वो गठबंधन में है तो स्पष्ट रूप से दिखाएं कि वो गठबंधन में हैं और बताएं, उनका स्वागत होगा। लेकिन अगर वो पिक एंड चूज की पॉलिसी चूज करते हैं, मांझी जी क्या है, दलित नहीं है? उनके सीट पे काहे नहीं गए थे चिराग पासवान? ये सवाल मेरा नहीं है, ये प्रेस वालों का सवाल है, ये आपका सवाल है। हाँ, और ये सवाल पूरे बिहार का है, ये गठबंधन का सवाल है। चिराग पासवान करे संगीन आरोप में सीएम नीतीश की कृपा से बाहर आए। अरे चिराग पासवान जी को याद रखना चाहिए कि उनके पिताजी और मेरे पिताजी के कितने मधुर रिश्ते थे। उनको शायद याद नहीं होगा। हाँ, उनको याद रखना चाहिए। और मेरे पिताजी ने एक सवाल किया था, एक ऐसा सवाल किया था जो गठबंधन में रहते हुए उन्होंने उचित समझा ये सवाल करना है। क्या बोला था मेरे पिताजी ने? यही बोला था कि अगर आप गठबंधन में हैं तो स्पष्ट कीजिए, अगर आप पिक एंड चूज की पॉलिसी मत कीजिए। आज इधर जा रहे हैं, कल उधर जा रहे हैं, मांझी जी के यहाँ नहीं जाएंगे, आनंद मोहन जी के यहाँ नहीं जाएंगे। हम भी तो गठबंधन में थे ना, हम तो ये सरकार बचाए हुए हैं। मेरी माँ जब लड़ रही थी तो चिराग पासवान अपना गठबंधन धर्म का पालन क्यों नहीं किया, क्यों नहीं आए उधर? मांझी जी भी, अगर इतनी बड़ी बात हो गई तो मांझी जी के चुनाव में क्यों नहीं गए वो?
उनको तो जाना चाहिए गठबंधन धर्म क्या कहता है। और ये सवाल जो है, ये सवाल सिर्फ हमारा नहीं है, ये सवाल सबके मन में पनप रहा है। आपको लेकर के नहीं कह रहे चिराग पासवान प्रदेश में चुनाव लड़िएगा, सुनने आ रहा है इस तरह की बातें ना करें। चिराग पासवान ये कह रहे हैं हम नहीं जानते, आनंद मोहन जी किसी दल में नहीं है उनके हाँ, तो ये तो इसका जवाब तो अभी हम दे ही ना दिए। नहीं, चेतन आनंद जी सवाल ये है, आप भी उठा रहे, कह रहे 25 में आपको भी चुनाव लड़ना है। तो हम किसी के गिदर भपकी से नहीं डरते हैं, उनको भी चुनाव लड़ना होता है। वैसा जो जहाँ से वो चुनाव लड़ के आ रहे हैं, क्या हम कोई ऐसा नहीं है कि हम कोई मुर्दा कौम के नेता हैं। आनंद मोहन जी एक जिंदा कौम के नेता हैं, है ना। गिदर भपकी से हम लोग डरते नहीं हैं। गिदड़ भभकी से डरते नहीं हैं, जिंदा कौम के नेता हैं, ये आपने सुना। और दरअसल ये लड़ाई लगता है पहले से चल रही है, क्योंकि जिस तरीके से शिवहर में 3-3 बार हेलीपैड बनाया गया, लवली आनंद वहाँ से चुनाव लड़ रही थी और चिराग पासवान पहुँचे नहीं। और जब अब मौका मिला आनंद मोहन सिंह को, उनके परिवार को, तो जीतन राम मांझी के कंधे पर रख करके जोरदार तरीके से बंदूक चलाया। लेकिन सवाल तो लाजमी है, सवाल जायज है कि भाई आप गठबंधन में हैं तो आप प्रचार करने क्यों नहीं गए, ये सवाल तो है। और क्या गठबंधन में रहते हुए एक दूसरे की अनदेखी करेंगे, ये संभव है क्या, ये एनडीए के लिए ठीक है क्या, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। चर्चा में शामिल होने जा रहे हैं हमारे साथ कुछ पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स और वरिष्ठ पत्रकार। हमारे साथ विनय कुमार जी हैं, आपका स्वागत है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आशुतोष कुमार हैं, प्रदीप झा हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ डॉक्टर संजय कुमार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। विनय जी, ये क्या हो गया है? मतलब एनडीए 4 सीट जीती और उसके बाद आपस में ही बंदूक तनातनी दिखाई पड़ रहा है। आनंद मोहन बोल रहे हैं, उसके बाद चेतन आनंद बोल रहे हैं, फिर चिराग पासवान कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की कृपा से बाहर हैं। तो इस तरह की बात क्यों होने लगी है? ये लड़ाई सिर्फ शिवहर और इमामगंज के चुनाव की है या उससे पहले का खटास है कुछ? नहीं, देखिए, कभी कभी परिस्थिति बस भी कोई नेता किसी क्षेत्र में नहीं जा पाते, इसको बहुत अन्यथा नहीं लेना चाहिए। हो सकता है किसी कारण बस उस समय परिस्थिति ऐसी बनी होगी, चिराग पासवान शिवहर नहीं जा पाए होंगे। हम लोग भी चुनाव कवर करते हैं और चुनाव कवर करने के दौरान देखते हैं कि कभी कभी टाइमिंग का ऐसा चक्कर हो जाता है कि नेता दूसरे क्षेत्र में पहुंचते पहुंचते रह जाते हैं। कई बार ऐसा हुआ है। हाँ, कई बार अब अभी जब नेता का बहुत इच्छा रहता है, तो अभी हाल ही में रांची में प्रधानमंत्री आए और हेलीकॉप्टर नहीं उड़ सकता था, मौसम खराब था, तो प्रधानमंत्री जमशेदपुर कार से चले गए। तो कोई नेता की जब इच्छा होती है तो इस तरह से चले जाते हैं। मुझे लगता है कि आनंद मोहन के मन में होगा कि शिवहर में वो नहीं आए। जहां तक जीतन राम मांझी का सवाल है, तो जीतन राम मांझी तो बीच में चिराग पासवान जीतन राम मांझी को जिताने के लिए हर संभव प्रयास किए लोकसभा चुनाव के दौरान, और उस समय तो जीतन राम मांझी मंच से चिराग पासवान को बड़ा नेता घोषित किए थे। लेकिन उसके बाद चिराग पासवान उनके घर में घर की राजनीति में हस्तक्षेप करने लगे और पारस जी के संबंध में उन्होंने जो बयान दिया, मुझे लगता है निश्चित रूप से चिराग जी आहत हुए होंगे, क्योंकि चिराग पासवान अपने आप को साबित कर चुके हैं कि बिहार में हमारी पार्टी असली पार्टी है और हम उसके असली नेता है। रामविलास पासवान के उत्तराधिकारी न केवल पुत्र के नाते बल्कि वोट की राजनीति के मामले में भी हम ही उनके उत्तराधिकारी। और चिराग पासवान तो झारखंड में भी अपनी एक सीट जिता कर दिखा दिए और यहां से भी पासवान को उन्होंने विधानसभा का सदस्य बना दिया। तो चिराग पासवान अपनी उपयोगिता लगातार सिद्ध कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान भी उनका 100% स्ट्राइक रेट रहा। झारखंड में भी एक सीट उनको मिला, उसमें भी 100% स्ट्राइक रेट रहा। अब तो चिराग पासवान वो सारी बातें ठीक है, लेकिन क्या आपको ये दिखाई नहीं पड़ रहा प्रदीप झा जी कि जीतन राम मांझी और चिराग पासवान एक दूसरे को अब पसंद नहीं कर रहे हैं? क्योंकि अगर पसंद किए होते तो दीपा मांझी का चुनाव लड़ना
जीतन राम मांझी का चुनाव लड़ना था, उनके परिवार की बात थी। ये जब मसला उठा था कोटा विद इन कोटा, और उसमें चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बीच में जिस तरीके से तू मैं हुआ था, उसके बाद आपको नहीं लगता कि दोनों दलित नेता एनडीए में तो हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के विरोध में, एक दूसरे के सामने हैं, एक दूसरे के साथ हैं नहीं? और अब स्थिति परिस्थिति इस तरह की बन चुकी है कि जिस तरीके से जीतन राम मांझी पशुपतिनाथ पारस का समर्थन करते देखे गए, और उसके बाद चिराग पासवान जीतन राम मांझी की बहू के चुनाव में इमामगंज नहीं गए, और परिणाम ये हुआ कि 37,000 वोट जन स्वराज पार्टी को मिल गया, क्योंकि उम्मीदवार पासवान जाति से थे। ऐसे में गंभीर सवाल उठता है कि वाकई क्या आपसी लड़ाई की वजह से, खुदा ना खास्ता अगर जीतन राम मांझी की बहू हार गई होती, तो मैसेज क्या जाता? क्या ये नहीं जाता कि एनडीए में फूट है और इसका नुकसान हुआ है? तकरीबन 5,000 कुछ वोटों से जीत पाए हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये लड़ाई दलितों में यूनिटी के लिए नहीं, बल्कि अगर विधानसभा के चुनाव में एक दूसरे के विरोध में वोट करने लगे तो नुकसान होगा एनडीए को? निश्चित रूप से पंकज जी, मुझे लगता है ऐसा कि जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के बीच जो है वो दलितों का बड़ा नेता कौन, इसकी प्रतिद्वंदिता है। अगर आप गौर से देखिए, अगर पिछले लोकसभा चुनाव से पहले भी कि कई घटनाओं को और कई प्रकार की मांगों को, कई बार ऐसी मांगे जीतन राम मांझी के द्वारा भी किया गया कि भाई मैं पूर्व मुख्यमंत्री हूँ, मेरे दल को एक सीट ही कैसे मिलेगा, मुझे एक से अधिक सीटें लोकसभा चुनाव के दौरान मिलना चाहिए। उसके बाद पशुपति कुमार पारस के पक्ष में कुछ बयान देना जीतन राम मांझी का, यह निश्चित रूप से कहीं ना कहीं चिराग पासवान को चेक एंड बैलेंस करने की जो एक पॉलिसी होती है राजनीति में, जो एक कूटनीति होती है, उसका अंग रहा है। और उसी का जवाब मुझे लगता है कि अभी वर्तमान में चिराग पासवान ने भी दिया है। और बीच में एक घटनाक्रम जिस प्रकार से आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक सजेशन के बाद जिस प्रकार से आया, ये क्रीमी लेयर वाला मामला आया, उस दौरान जो है मुझे लगता है कि इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ खुन्नस वाली स्थिति बनी है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन दूसरी तरफ एक और विषय है पंकज जी, जिसके तरफ हम लोगों का ध्यान जाना चाहिए। देखिए, आनंद मोहन का बयान आता है और चेतन आनंद का उसको इंडोर्स करना, आप कहीं ना कहीं देखेंगे आनंद मोहन का जो इधर के दिनों में जो रहा है वो एक तरह से बड़बोलापन रहा है। हर मामले में कई मामला ऐसा आया जब वो बड़बोलापन अपना दिखाते रहे, और जातीय विद्वेष उसका अगर 3-4 घटनाएं ऐसी हैं इधर 2-3 साल के अंदर में, जब आप देखेंगे कि किसी न किसी बहाने आनंद मोहन को ये शायद समझते हुए ऐसा है कि जब तक मैं दूसरी जाति के किसी बड़े नेता से लड़ूंगा नहीं, और उसकी तब तक जो है मैं राजपूतों का क्षत्रिय एक तरह से जो बड़ा नेता, सबसे बड़ा नेता बनने की होड़ जो है उनके मन के अंदर जो चलता है। तो वो 90 के दशक से ही आप देखेंगे कि जातीय विद्वेष कि जब कभी भी कोई भी मौका जो है आनंद मोहन छोड़ते नहीं है। मैंने तो यही देखा है अभी तक पंकज जी। आपने यही देखा, इसी रूप में देखना चाहिए इसको। नहीं, सवाल ये उठता कि जिस तरीके से प्लान्ड वे में, और कहा तो यहां तक गया कि जिंदा कौम के नेता हैं, और ये कहा गया कि आप हाजीपुर से लड़ते हैं, वैशाली से लड़ते हैं, क्या वहाँ पर राजपूत कौम नहीं है क्या? हमारी कौम आपको वोट नहीं करती है क्या? इस तरह की बात कही गई है चेतन आनंद के द्वारा। डॉक्टर संजय, आपको लग रहा है कि ये लड़ाई दरअसल आनंद मोहन लड़ रहे हैं, चेतन आनंद लड़ रहे हैं, लेकिन कंधे पर बंदूक जीतन राम मांझी के रख रहे हैं? जीतन राम मांझी ने तो अभी तक सवाल नहीं किया, उनकी पार्टी के तरफ से ये बात तो उठाई नहीं गई, तो फिर आनंद मोहन सवाल उठाए पहले, और उसके बाद चेतन आनंद ने जोरदार तरीके से पूछ लिया। सवाल जायज है कि भाई आप एनडीए में हैं तो आपको तो सबका प्रचार करना पड़ेगा, लेकिन आपको नहीं लगता कि एनडीए में अब खुल करके लड़ाई शुरू हो गई है, खास तौर पर चिराग पासवान वर्सेस आनंद मोहन, और आनंद मोहन का साथ अब जीतन राम मांझी देंगे कि नहीं देंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। नहीं, जीतन राम मांझी एक माध्यम बने हैं, लेकिन पीड़ा आनंद मोहन की अपनी थी कि शिवहर में हमने 3-3 बार आपको बुलाया, आपने प्रोग्राम दिया और आप वहां नहीं गए। इस बात को लेकर के आनंद मोहन की पीड़ा थी, जो एक माहौल बना, एक माध्यम बना इमामगंज का चुनाव।
और उन्होंने उसको कोरिलेट किया कि क्या वैशाली में, हाजीपुर में राजपूत जाति के मतदाता आपको वोट करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन कल ही अरुण भारती और राजेश वर्मा, जो दो इनके सांसद हैं, उन्होंने भी आकर के प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा कि ये कौन है आनंद मोहन, मैं नहीं जानता। ठीक है, कोई व्यक्ति सांसद रह सकता है, नहीं रह सकता है, कोई पद पर हो सकता है, नहीं। अब कोई लालू प्रसाद के बारे में कहे कि कौन लालू प्रसाद, तो थोड़ा राजनीतिक गलियारे में इन चीजों को लोग ले लेते हैं ईगो पर, और वही हुआ भी। बाद में चिराग पासवान से भी जब प्रतिक्रिया पूछी गई तो चिराग पासवान भी कुछ उसी लहजे में जवाब दिया, जिसका रिफ्लेक्शन आज चेतन आनंद के रूप में दिखा। चिराग पासवान से जो सवाल पूछे गए हैं वो सवाल लाजमी। आप तरारी जाते हैं, आप अन्य विधानसभाओं में जाते हैं जहां बाई इलेक्शन चल रहा है, आखिर इमामगंज से आपने दूरी क्यों बनाई? ठीक है, सब कैटेगरी को लेकर के स्टैंड आपके अलग हो सकते हैं। मैं तो कई बार कहा हूं कि 22 दलित जातियां हैं बिहार में, 4-5 के बाद हमें भी नहीं पता है कि और कौन कौन सी दलित जातियां। अगर जीतनराम मांझी ने यह कहा कि नहीं, बाकी को भी सब कैटेगरी का लाभ मिलना चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट के गवई साहब जो दलित जज हैं, उन्होंने भी यही ऑब्जर्वेशन दिया था। भारत बंद के समर्थन में गए और मंत्री पद से इस्तीफा देने की बात करने लगे, लेकिन बाद में अमित शाह से इनकी मुलाकातें हुई, बातें हुई और फिर ठहर गए। तो राजनीति में इस तरह के बयानों के तीर चलते रहते हैं और मैं इसको नहीं मानता हूं कि इससे कोई बहुत बड़ा तनाव या बहुत बड़ा दूरी बन जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, जीतनराम मांझी के इशारे पर नहीं, आनंद मोहन ने अपनी पीड़ा को जीतनराम मांझी का इमामगंज का चुनाव को माध्यम बनाया। और कई बार मैं बोल चुका हूं कि अगर चिराग चले ही जाते तो क्या पासवान के सारे वोट दीपा मांझी को मिल जाता, या पासवान का कितना वोट है इमामगंज विधानसभा में, पहले तो इसी का आकलन कर लिया जाए। अगर वो तीसरे नंबर की पार्टी वहां जनसुराज बनी है, उसमें यादव मतदाताओं ने भी अपना मतदान किया है, मुस्लिम मतदाताओं ने भी मतदान किया है और लोगों ने भी मतदान किया है। ठीक है, वो जितेंद्र पासवान, चूंकि वो पासवान जाति के हैं इसलिए पासवान जाति के मतदाता ने भी उन्हें मतदान किया है, लेकिन अभी उसको बाइफरकेट करके नहीं किया जा सकता है कि क्या पासवान मतदाताओं ने रोशन मांझी को वोट नहीं किया, क्या दीपा मांझी को वोट नहीं किया, वो सारे वोट जितेंद्र पासवान को कर दिया और चिराग पासवान चले जाते तो वो सारे वोट चिराग को मिल जाए, जितेंद्र पासवान को मिल जाता। अभी ये चीजें नहीं आई हैं, लेकिन हाँ, वो एक आनंद मोहन की जो आदत है थोड़ा छेड़ देने की, उन्होंने छेड़ दिया है और इधर से भी प्रतिक्रिया चल रही है। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आनंद मोहन ने छेड़ा है तो इधर से कोई बयानबाजी में कोई कमी रह गई है। अरुण भारती, राजेश वर्मा भी बोल रहे हैं, चिराग पासवान भी बोल रहे हैं, तो ये बयानबाजियां चल रही हैं। देखते हैं इस पर कब कौन किनकी कृपा से है। पर पहले भी ये बात तो उठी थी, पहले भी ये बात उठी थी आशुतोष जी, कि आनंद मोहन और प्रशांत माफ करिएगा, चिराग पासवान और प्रशांत किशोर में कोई डील संभव है, इस तरह की बात उठी थी। आपको लगता है कि जिस तरह से ये पूछा जा रहा है कि क्या आपकी कोई डील थी, कोई डील है जनसुराज पार्टी के साथ, इसमें कोई दम है? क्या अभी वर्तमान परिस्थिति में चिराग पासवान प्रशांत किशोर के साथ जा सकते हैं, कोई डील हो सकता है? आपको लगता है कि 2025 के चुनाव के लिए ये दोनों नेता एक दूसरे के साथ गठबंधन कर सकते हैं? देखिए, आपके मंच पर मैंने पहले भी एक बार कहा था ये बात कि चिराग पासवान और प्रशांत किशोर में कोई डील हो सकती है, क्योंकि कुछ दिन पहले आपने देखा हुआ चिराग पासवान का तेवर काफी तल्ख हो गया था और वो भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोलते नजर आ रहे थे। तो हम लोग एक डिबेट में भी उस पर चर्चा कर रहे थे और उनको ऐसा लग रहा था कि अब वो भाजपा को थोड़ा आंख दिखाएंगे, और क्योंकि बिहार में अगले वर्ष 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि उन्हें मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बना दिया जाए। और नीतीश कुमार अब जो है वो काफी उम्र दराज हो गए हैं और उनका
एंटी इनकन्वेंसी या उनका जादू थोड़ा कम होने लगा है। तो आप ये बात समझ लीजिए कि पिछली दफा जो 2020 में बिहार में चुनाव हुए थे, उसमें जदयू के लिए असली विलेन चिराग पासवान ही बने थे। इसके कई मायने हो गए बिहार की राजनीति में। एक तो ये हो गया कि नीतीश कुमार की सीटें कम हो गई, और दूसरा फायदा ये हो गया कि राजद की सीटों में इजाफा हो गया, जिससे वो बहुत उत्साहित हो गया। तो अब क्या है, कहीं ना कहीं आनंद मोहन जो है अपने नेता के इशारे पर 1 साल तक मुझे ऐसा लगता है कि वो कोई मौका नहीं छोड़ेंगे कि चिराग पासवान को डिमोलाइज किया जाए। ऐसा इसलिए किया जाएगा क्योंकि कहीं ना कहीं कोई एक समीकरण न बन जाए और कहीं चिराग पासवान एनडीए में अपर हैंड हासिल करते दिखे। क्योंकि जैसा अभी विनय कुमार जी भी कह रहे थे कि चिराग पासवान की सभाओं में काफी भीड़ होता है, 100% स्ट्राइक रेट है। झारखंड में भी एक सीट उन्होंने जीत ली, अभी वो केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी लोकप्रियता भी है। अपने चाचा जी से भी वो जीत गए, अब अकेले वो लोजपा के मालिक है। बंगला भी उनको मिल गया, बंगला में भी वो घुस गए। तो हर तरह से चिराग पासवान की चर्चा बिहार में हो रही है। और युवा नेताओं की अगर हम बात करें बिहार के, तो तेजस्वी प्रसाद यादव, चिराग पासवान, कन्हैया कुमार। तो कन्हैया कुमार को तो साइडलाइन बिल्कुल कर दिया गया क्योंकि वो एनडीए के तो साथ है नहीं, और महागठबंधन में युवा नेता के तौर पर तेजस्वी ही अकेले रहेंगे। और अब एक युवा नेता के तौर पर हमारे यहाँ प्रशांत किशोर खड़े हुए हैं। तो इस सीट पर जिस तरीके से प्रशांत किशोर को 37,000 मत मिले, तो इसके बाद कहीं ना कहीं हम लोग वही देख रहे हैं कि जीतन राम मांझी के कंधे पर रखकर अब चिराग पासवान पर जो है वो फायर किया जा रहा है। लेकिन चिराग पासवान भी चुप नहीं बैठ रहे हैं, वो काफी आक्रामक रुख उन्होंने अपनाया। जिस तरह का बयान उन्होंने दे दिया, नहीं, पर ये बताइए विनय जी, आपको लगता है कि चिराग पासवान इस तरह की गलती करेंगे? केंद्र में मंत्री हैं और अपने आप को हनुमान बताते हैं, जो उनको चाहिए था सब कुछ मिल गया, पूरी पार्टी उनको सौंप दी गई, पशुपतिनाथ पारस को कोई तवज्जो नहीं दिया गया। बीच बीच में वो विरोध इसलिए कर रहे थे क्योंकि लग रहा था कि बीजेपी पशुपतिनाथ पारस को भी साधने में लगी हुई है। दिलीप जायसवाल मिलने चले गए थे। अब आपको ये लगता है कि चिराग पासवान को जब सब कुछ मिल गया है, तो चिराग पासवान एनडीए से अलग 2025 में कोई रास्ता अख्तियार कर सकते हैं? इसकी संभावना आपको दिखाई पड़ती है? जहां तक मेरी समझ है, जितना हम राजनीति को समझते हैं, चिराग पासवान इस समय एनडीए के साथ पूरी तरह मजबूती के साथ। हाँ, अब अगला साल चुनाव है तो कुछ सीटों की बार्गेनिंग के लिए प्रेशर टैक्टिक्स भी राजनीति में चलता है, और उसी प्रेशर टैक्टिक्स में कुछ दबाव बनाने की कोशिश भी होगी कि ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले। दूसरी तरफ नीतीश कुमार चाहेंगे कम से कम सीटों पर एलजेपी लड़े। ये रस्साकसी, जब आप गठबंधन की राजनीति में रहते हैं तो इस तरह की रस्साकसी होती रहती है। और जिस तरह से इनके 5 एमपी जीते, तो 30 सीट तो इनका ऐसे बनता है स्वाभाविक असेंबली में, और उससे ज्यादा सीटों पर ये दावेदारी करेंगे। तो मुझे लगता है कि अपनी जो सफलता है खास करके बिहार में और झारखंड में, उस आधार पर चिराग पासवान ज्यादा से ज्यादा सीट लेना चाहेंगे असेंबली चुनाव में, और एनडीए के साथ ही रहेंगे। एनडीए से अलग जाने की कोई बात नहीं। और पिछली बार भी जब वो एनडीए से अलग हुए थे तो उस समय सीटों को लेकर हुए। उस समय जो जनता दल यूनाइटेड के कुछ नेता थे, उन्होंने चिराग पासवान की हैसियत को कम करके आंकने का काम किया, और इसके कारण चिराग पासवान नाराज हो गए, और नाराज हो गए तो अकेले उन्होंने चुनाव लड़ने का हिम्मत दिखाया। तो सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को हुआ तो नीतीश कुमार की पार्टी को। खुद नीतीश कुमार के लोग ही कहते रहे कि भाई हमको कमजोर करने का काम चिराग पासवान ने किया। तो दोनों तरफ के नेता अब इस चीज को समझ चुके हैं, खास करके जदयू के भी नेता, कि भाई चिराग अब जरूरत है। चिराग आज एनडीए के भविष्य। पिछले दोनों हेमंत बिस्वा शर्मा से हमारी बात हो रही थी, तो उनका भी मानना था कि भाई चेहरा हम लोगों के पास नए जनरेशन में चिराग पासवान ही। नीतीश कुमार जब तक हैं तब तक वो एनडीए के चेहरा रहेंगे,
उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं। और अपना एक आधार या वोट बैंक भी नीतीश कुमार के साथ। और पिछले दिनों एक आरजेडी के भी बड़े नेता से हमारी बातचीत हो रही थी, उनका भी मानना था कि भाई जो अभी एनडीए का वर्तमान स्वरूप है, अगर इस स्वरूप में ये लोग विधानसभा चुनाव में उतरेंगे तो आरजेडी के लिए बहुत आसान चुनाव नहीं रहेगा, बहुत कठिन चुनाव रहेगा। नहीं, वो कठिन और चुनाव एनडीए तो को रहेगा advantage विनय जी, की वो थी। बात ठीक है कि बात सवाल ये है कि अगर इस तरीके से इंटैक्ट होकर के चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर चुनाव कठिन होगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि साथ रहेंगे तब ना। कई बार आप ज्यादा मजबूत हो जाते हैं तो लड़ाई भीतर ही होने लगती है, बाहर वालों से लड़ाई नहीं होती, अंदर ही वर्चस्व की लड़ाई होने लगती है। हमने देखा है कई बार जब टसल विपक्ष से रहता है तब लड़ाई ठीक होती है, आप विपक्ष के खिलाफ लड़ रहे होते हैं। लेकिन जब सत्ता पक्ष बहुत मजबूत हो जाता है, जैसे लोकसभा चुनाव में 400 पार का नारा लगने लगा कि अब की बार 400 पार, तो बात ये उठने लगी कि भाई वोट क्या करना है, 400 सीट तो मिल ही रहा है, एनडीए के कई सारे वोटर्स वोट करने नहीं जाने लगे। बात ये उठने लगी कि योगी सीएम रहेंगे कि नहीं सीएम रहेंगे, पार्टी के अंदर ही इस तरह का विवाद उठने लगा और इसका गलत मैसेज गया। आपने देखा उत्तर प्रदेश में स्थिति क्या रही और किस तरह की हार हुई। तो मैं वही कहना चाह रहा हूं डॉक्टर संजय, अगर परिस्थिति इस तरह की रहेगी कि भाई दलित में वर्चस्व किसका ज्यादा, जीतन राम मांझी का या चिराग पासवान का, दोनों एक दूसरे को छोटा दिखाने में लग जाएंगे, तो इसका तो नुकसान होगा। और इसका नुकसान इमामगंज में दिखा है। पंकज जी एक चीज हम जोड़ना चाह रहे हैं जी कि देखिए, इसमें सबसे बड़ा पार्टनर है भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी बनती है कि वो सबको साथ लेके चले। अब भारतीय जनता पार्टी कभी कभी चूक करती है और उसके कारण भी उसको नुकसान उठाना पड़ता है। आप 2002 के लोकसभा 2002 में जब रामविलास पासवान अलग हो रहे थे तो किन कारणों से अलग हुए तमाम लोग जानते हैं। और रामविलास पासवान के अलग होने से स्थिति ये हुई कि 2004 में वाजपेयी जी सरकार उनकी चली गई, वाजपेयी जी की सरकार। झारखंड में उसी तरह से हुआ। 19 में यहाँ रामटहल चौधरी का टिकट काटा गया रांची से और संजय सेठ को दिया गया, और इस बार भी संजय सेठ को दिया गया, रामटहल चौधरी को नहीं। रामटहल चौधरी यहाँ कुर्मियों के सबसे बड़े नेता थे। अब उनकी कमी को जयराम महतो ने भरने का काम किया और उसके कारण जयराम महतो ने 15-16 सीटों पर भाजपा को हरा दिया यहाँ। तो ये राजनीति में जो लोग आप कहिए उसको देख रहे हैं या जो भारतीय जनता पार्टी के कर्ता धर्ता है, उनको इन सब चीजों को ठीक करना पड़ेगा। वहां भी चिराग भी बेहतर ढंग से काम करे, जीतन राम मांझी भी बेहतर ढंग से काम करे, आनंद मोहन भी बेहतर ढंग से काम करे। इसके लिए समन्वय की आवश्यकता होती है। और इसलिए कभी कभी जो मांग बीच बीच में उठती है कि भाई समन्वय समिति बननी चाहिए, समन्वय समिति की बैठक होनी चाहिए, ये काम मुझे लगता है कि वहां भी करना चाहिए। समन्वय समिति की बैठक होनी चाहिए, लेकिन उस महत्वाकांक्षा का क्या? सवाल ये उठता है कि हम बड़े तो हम बड़े, और इसी लड़ाई में तो इमामगंज में नुकसान हुआ ना डॉक्टर संजय। अगर चिराग पासवान गए होते तो जीत बहुत बड़ी हुई होती। और फर्ज करिए अगर 4-5 हजार वोट और मिल गया होता तब क्या स्थिति होती? तब तो दीपा मांझी के लिए तकरीबन 6000 वोट से जीती हैं। दीपा मांझी के लिए जीत बड़ी मुश्किल हो गई होती। नहीं, इमामगंज की सीट तो ये हारते हारते बच गई है। और बिल्कुल ये कहा जाएगा कि चिराग पासवान ने दूरी बनाया, मैसेजिंग किया, लेकिन खैर वो सीट बच गई। और ऐसा नहीं था, जीतन मांझी और डॉक्टर संतोष सुमन दोनों ने चिराग पासवान से अप्रोच किया कि आपका एक दिन कम से कम कार्यक्रम आप मेरे क्षेत्र में भी लगाइए। ये नहीं गए। देखिए, ये जो हैं केसी त्यागी, वो चिराग पासवान के बारे में क्या कहते थे कि भाई ये ऐसे हनुमान हैं जो अपने ही अयोध्या में आग लगाते हैं। तो चिराग पासवान का एक स्टैंड तो क्लियर होना चाहिए। पिछली बार जो ये हराए थे जेडीयू को, जो तीसरे नंबर की पार्टी बन गई, उसमें सारे बागी तो भाजपा के ही थे जिसको इन्होंने टिकट दिया था।
और वही जो बागी थे बीजेपी के, जिनके अपने वोट बैंक थे, उसका इन्होंने इस्तेमाल किया। लेकिन ये चिराग पासवान, जिनके यहाँ एकमात्र विधायक जीत पाए, क्या उनको भी अपनी पार्टी में ये रख पाए क्या? वो भी तो जेडीयू में चले गए। तो चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बारे में मेरी अपनी समझ है कि वो किसी चीज को भूलते नहीं। इस बार भी उनको ये पीड़ा है कि तीसरे नंबर की पार्टी हमने किसकी वजह से बनना पड़ा। और परिणाम देखे थे, सब लोग देखे थे कि कैसे चिराग पासवान की पार्टी में केवल वो अकेले रह गए थे और बाकी सांसदों को तोड़ दिया गया था। इस बार भी फिर जो इनके दो रिश्तेदार हैं, अरुण भारती और अपने, और 3 सांसद, कब कौन रुख बदल देंगे उसका बड़ा कोई ये नहीं कहा जा सकता है। लेकिन एक बात है कि अगर टिकट के लिए ही दबाव बना रहे हैं तो बीजेपी और जेडीयू क्या लगता है कि 100 सीटों से कम पर मानेगी? पिछली बार भी तो यही समीकरण वो बता रहे थे कि एक सांसद 6 टिकट, यही तो मांग रहे थे। मिल गया था इनको जब ये बगावती तेवर अपनाए थे। इस बार भी वो करेंगे तो इनके साथ उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, जीतन राम मांझी भी हैं, चिराग पासवान भी हैं, मुकेश सहनी भी मुख्यमंत्री की यदा कदा जहां तहां मौका मिलता है तारीफ कर दे रहे हैं। तो मुकेश सहनी अगर इधर आ जाएंगे तो क्या लगता है कि सारी सीटें अगर चिराग पासवान के खाते में चली जाएगी, ये सारे गठबंधन के लोग कहीं भाग खड़े होंगे? मुझे ऐसा नहीं लगता है। ठीक है, सीटों के लिए दबाव बनाना ये है, लेकिन कुछ चीजें जब सवाल उठते हैं आपके ऊपर, तो सवाल अगर लाजमी है तो उस सवाल को आप रिएक्शन के मूड में अगर उसका आप जवाब देंगे तो लड़ाई तो आगे बढ़ेगी। ठीक है, बीजेपी चाहेगी, क्यों नहीं चाहेगी कि हमारे सारे गठबंधन के साथी हमारे साथ रहें, लेकिन सब कैटेगरी को लेकर जब भारत बंद को हुआ तो चिराग पासवान बंद के साथ खड़े हो गए। इन्होंने कहा कि 1 मिनट में मैं मंत्री पद को लात मार दूंगा। पारस जी के यहाँ चले गए दिलीप जायसवाल, अमित शाह तुरंत मिल गए। वो तो एक ऐसा रखते हैं जिसको कहते हैं ना कि जादूगर जैसे वो जड़ी रखता है कि कभी इनको सुंघाता है कभी उनको सुंघाता है। तो वो अगर उस तरह का वो प्रयोग करने में वो माहिर है। ऐसा थोड़ा है कि पारस और जो उनकी पार्टी के जो बाकी सांसद हैं, देखिए चिराग पासवान ने कहा था कि हम गद्दारों को टिकट नहीं देंगे। तो गद्दार अगर सब लोग थे तो उसमें बीना देवी क्या थी? बीना देवी को तो इन्होंने टिकट दिया। तो आप अपने स्टैंड से कहीं ना कहीं डाइल्यूट हुए ना। तो जब आप अपने स्टैंड से डाइल्यूट होते हैं तो बाकी पार्टियों का भी कोई स्टैंड होता है। जीतन राम मांझी का स्टैंड जो हो, ठीक है, उनकी बहुत जीतती हार थी, लेकिन जब आप एनडीए में हैं तो 3 सीटों पर आप जाते हैं। नहीं, पर हमें ये बताइए कि दरअसल अगर ये लड़ाई आनंद मोहन बनाम चिराग पासवान है तो क्यों है, किस लिए है प्रदीप झा? क्योंकि आनंद मोहन ने बिल्कुल उचित समय पर चिराग पासवान पर अटैक किया, और जब इन्होंने पूछा आनंद मोहन कौन है तो चेतन आनंद बोलने खड़े हो गए। दरअसल क्या आपको यह लगता है कि शिवहर में चिराग पासवान प्रचार करने नहीं गए? और शिवहर में 3 बार हेलीपैड तैयार हुआ और ये प्रचार करने नहीं गए तो क्यों नहीं गए? सवाल यह भी उठता है, क्या पहले से कोई रंजिश थी, किसी तरह की कोई बात है? जबकि चेतन आनंद तो चिराग पासवान को ये याद दिलाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप मत भूलिए कि आपके पिताजी और मेरे पिताजी में कैसे संबंध रहे। पंकज जी, अगर यह व्यक्तिगत रंजिश है आनंद मोहन और चिराग पासवान का, तो व्यक्तिगत रंजिश का कारण तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर ये बयानबाजी अगर आनंद मोहन अपने बल बूते पर दे रहे हैं, अगर मतलब अपनी योजना से दे रहे हैं, तो इसका मतलब यही है जो मैंने अपने पहले वक्तव्य में कहा कि आनंद मोहन का यह कोई पहला बयान नहीं है। इससे पहले आप देखिए ठाकुर का कुआं वाले मुद्दे पर किस प्रकार से वो भड़के थे। उससे पहले मधुबनी में एक घटना घटी थी, उस मुद्दे पर कैसे भड़के थे। 90 से लेकर आज तक का इतिहास अगर देखिए तो आनंद मोहन का एक लाइन रहा है कि वो अपनी जाति का हर वक्त सबसे बड़ा नेता बनने का प्रयास करते हैं और अपने आप को वो मान कर बैठे हैं, और उसके लिए जाति का नेता बनने के लिए वो हर बार कहीं ना कहीं किसी न किसी जाति के आधार पर या नेता को टारगेट करके एक विद्वेष फैलाने का प्रयास करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर ये नीतीश कुमार की योजना के अनुसार है तो वो बातें समझी जा सकती है। देखिए, अगर जितना एनडीए मजबूत होती है बिहार में, वो मुझे लगता है नीतीश कुमार के लिए भी खतरा होता है।
नीतीश जिस प्रकार का स्ट्राइक रेट, अभी देखिए बिहार में जो 4 सीटों पे उपचुनाव हुआ और जिस प्रकार से चारों सीटें एनडीए जीती है, और महाराष्ट्र में जिस प्रकार से का भी परिणाम आया है, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल नीतीश कुमार पिछले विधानसभा चुनाव के आधार पर और इस बार जो 2-3 दल और जुड़े हैं एनडीए में, 3 दल तो जुड़े हैं, चिराग पासवान है, उपेंद्र कुशवाहा है, जीतन राम मांझी है, अगर मुकेश सहनी भी आते हैं तो निश्चित मान के चलिए कि 100 सीटें से कम मिलेगी नीतीश कुमार को लड़ने के लिए। तब तो 90 के आसपास सीट पे नीतीश कुमार को लड़ना होगा चुनाव, और 90 में मान लीजिए 1 मिनट के लिए फिर बच गया 152-53 सीट। अगर 152-53 सीट में अगर एनडीए को माइनस नीतीश कुमार लगभग 115-20 सीटें आ गई अगर, तो इस परिस्थिति से भी नीतीश कुमार डर सकते हैं। अगर नीतीश कुमार की पिछली राजनीतिक इतिहास को ही देखा जाए, अगर जिस प्रकार से 2020 में, मैं नहीं मानता जिस प्रकार की परिस्थितियां थी 2020 में चिराग पासवान अपने मन से गए थे एनडीए को छोड़कर, बल्कि जैसी सूचना, विनय बाबू बेहतर बताएंगे इस मामले में पंकज जी, जैसी सूचना है उसके आधार पर नीतीश कुमार ने ही एक तरह से डिजाइन किया था कि चिराग पासवान को एनडीए से बाहर जाना पड़े। और चूंकि नीतीश कुमार नहीं चाहते थे कि 6 into 6 36 सीटें 35 सीटें विधानसभा की लड़ने के लिए चिराग पासवान को दिया जाए, वो चाहते थे कि बीजेपी अपने कोटे से 20-25 सीट पर चिराग पासवान को निपटा ले। तो सबसे बड़ी बात जो है कि नीतीश कुमार भी अपने आप को बार बार असुरक्षित महसूस करते हैं कि भाई सरकार बनने के बाद इतना बड़ा बहुमत ना आ जाए जिससे कि माइनस नीतीश कुमार को देखिए, सरकार की स्थिति हो। मैं आपको कह सकता हूं कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार में निजी तौर पर कुछ दिक्कत तो थी, दोनों के बीच में मनमुटाव तो था, और ये तब भी दिखा था जब रामविलास पासवान बीमार थे। नीतीश कुमार ने 2 बार फोन किया, लेकिन रामविलास पासवान से उनकी बात नहीं हो पाई थी। और ये भी कहा जाता है कि चिराग पासवान नीतीश कुमार से मिलना चाहते थे, उससे पहले की बात है, तो नीतीश कुमार के ऑफिस से टाइम नहीं मिलता था, और चिराग पासवान के मन में इस बात को लेकर के रंजिश थी। और इससे अलग भी आप देखें तो चिराग पासवान के पिता दिवंगत नेता रामविलास पासवान और नीतीश कुमार के बीच में निजी रिश्ते बहुत अच्छे कभी नहीं रहे, ये भी हकीकत है। इसलिए ये आप कह सकते हैं कि उस समय की ये बात थी, पर अब चिराग पासवान ज्यादा समझदार पॉलिटिशियन बन चुके हैं। आप देखिए, जब पार्टी पर उन्होंने पूरी तरीके से ग्रिप बना ली है, तो वो सबसे पहला उन्होंने क्या काम किया, नीतीश कुमार से रिश्ते सुधार लिए। उनको मालूम है कि बिहार में राजनीति करना है तो नीतीश से बेहतर रिश्ते रखने होंगे, खास तौर पर एनडीए की राजनीति करने के लिए, क्योंकि एनडीए में आप देखें तो केंद्र में बीजेपी की जरूरत है नीतीश कुमार की ज्यादा जरूरत है। इसलिए चिराग पासवान ये समझ चुके हैं कि अभी हमारे पास लंबा वक्त है, लंबा समय है, हम इंतजार कर सकते हैं, लेकिन अब नीतीश कुमार से लड़ाई करेंगे तो पशुपतिनाथ पारस मजबूत होंगे, और पशुपतिनाथ पारस मजबूत होंगे तो हमारे वोट बैंक में ही सेंधमारी होगी, जो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। आशुतोष कुमार। जी सर, आपका जो कहना है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि बिहार में राजनीति अभी चलानी है तो वो नीतीश कुमार को साथ लेकर चलना ही होगा। अभी हालिया घटनाक्रम में भी आपने सुना होगा कि जेपी नड्डा जी ने कहा है कि आगामी विधानसभा का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे, और जिस प्रकार से 4 सीटों पर अभी सफलता मिली है उससे एनडीए और उत्साहित होगी। लेकिन नीतीश कुमार के खेमे में भी यह चिंता जरूर होगी। जिस तरीके से महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आए हैं, भाजपा अकेले दमदार तरीके से वहां पर खड़ी है, उसे अपने सहयोगियों की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं महसूस हो रही है। शायद कुछ ऐसा ही बिहार में भी भाजपा करना चाहेगी, तो इसके लिए भाजपा भी अपने हिसाब से कुछ समीकरण कर सकती है, क्योंकि पिछली दफा भी दबे जुबान से ये चर्चाएं आम थी कि जो चिराग पासवान खड़े हुए हैं उसे भाजपा प्रायोजित कर रही है, और उसके बाद उसका नतीजा भी देखा गया कि उसी की रंजिश में नीतीश कुमार ने फिर एक बार गठबंधन तोड़ा और तेजस्वी यादव के साथ खड़े हुए, और वापस वो फिर घर लौट कर आ गए, क्योंकि वो उसी का एक पार्ट 2 था जो नीतीश कुमार ने भाजपा को ये दिखाया कि देखिए अभी भी मैं उधर जा सकता हूं, आप हमारे साथ इस तरह की हरकत ना करें आने वाले भविष्य में। तो ये नीतीश कुमार के मन में कहीं ना कहीं था कि भाजपा और लोजपा की वजह से हमारी पार्टी कमजोर हो गई,
तो अभी नीतीश कुमार बार बार ये कहते हैं कि हम अब ये गलती नहीं करेंगे, हम नहीं जाएंगे। और जिस तरीके से अब नीतीश कुमार को भी लग रहा है कि जिस तरीके से उड़ीसा में नवीन पटनायक का जादू एक समय के बाद अब खत्म हो गया, तो नीतीश कुमार को भी अब डर सता रहा होगा। तो वो अपनी राजनीति को भी सुरक्षित रखना चाहेंगे। इस तरीके से चिराग पासवान उनके लिए नहीं, पर सबसे बड़े- मुझे लगता है विनय जी, महाराष्ट्र से बिहार की तुलना नहीं की जा सकती। महाराष्ट्र में बीजेपी जिस स्थिति में है, दिखाई पड़ रही है, उस स्थिति में बिहार में नहीं है। बिहार में नीतीश जरूरी भी है, मजबूरी भी है। पर वहां पर क्या था कि एकनाथ शिंदे को खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा था और असली शिवसेना के रूप में उनको खड़ा करने का प्रयास किया, जिसमें सफलता मिल गई। आपको लगता है कि बीजेपी अब दोबारा ये मैसेज देने का प्रयास करेगी या ये गलती 2029 तक अब करेगी कि हम फिर से मजबूत हो जाएं और बिना जेडीयू के सरकार बना लें? तो केंद्र में क्या होगा? लोकसभा चुनाव तो 2029 से पहले तो होना नहीं है। ये गलती अब बीजेपी नहीं दोहराएगी। और इसीलिए जब लोकसभा चुनाव का परिणाम आया, 240 सीटें आई, तो उसी दिन से बीजेपी ने एक सुर में कहना शुरू कर दिया कि हम नीतीश के नेतृत्व में 2025 का चुनाव लड़ेंगे, बिहार में हमारे नेता नीतीश हैं। क्या कहते हैं विनय जी? नहीं, देखिए पंकज जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की राजनीति के नब्ज को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और वो बिहार की नब्ज को भी पहचानते हैं। अब याद करिए 2020 में जब नीतीश कुमार 45-43 सीट पर सिमट गए थे, तो वो उनका मानना था कि हम मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते, लेकिन नरेंद्र मोदी ने कहा कि आपका नाम हमने अनाउंस कर दिया था कि गठबंधन के यही नेता रहेंगे और आपको ही मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी हम लोग देंगे, और तब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे। तो बिहार की राजनीति उत्तर भारत में जो हिंदी पट्टी जिसको आप कहते हैं, उसमें एक राज्य बिहार ही है जहां अब तक भाजपा का अपना कोई मुख्यमंत्री नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ की माटी में एक अलग तत्व है विराजमान। आज भी भाजपा को उतनी सफलता नहीं, क्योंकि यहाँ समाजवादियों का गढ़ रहा है ये बिहार। तो इसलिए कारण मुझे लगता है कि अभी भी बीजेपी के पास उस लेवल के कोई नेता नहीं है जो लीड कर सकते। आज महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जैसे नेता हैं, गडकरी जैसे नेता हैं, बिहार में वैसा कोई नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी पैदा नहीं कर पाए। जो लोग नेता है उनका एक खास क्षेत्र में ही पकड़ है, पूरे बिहार में पकड़ वाले नेता नहीं। मेरे कहने का मतलब, जिस तरह के नेता रामविलास पासवान रहे, जिस तरह के नेता लालू प्रसाद जी रहे, जिस तरह के नेता नीतीश कुमार, उस तरह का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी उभार नहीं पाया बिहार में। एक नेता थे भी सुशील मोदी, लेकिन क्योंकि वो जिस जाति से आते थे उस जाति की संख्या ही बहुत कम। अक्सर सुशील मोदी कहते, बहुत काबिल नेता थे, अब नहीं रहे, हम लोगों के मित्र थे, अक्सर कहते थे कि विनय जी अगर हम भी किसी मजबूत जाति से आते तब तो हमारा दूसरा प्रभाव रहा, लेकिन चूंकि हम बहुत कमजोर जाति से आते हैं इसलिए हमारा उस तरह का प्रभाव नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी अभी वो नेतृत्व पैदा नहीं कर पाए। दूसरी तरफ आप अगर देखिएगा युवा पीढ़ी में, तो चिराग पासवान में चमक है। चिराग पासवान बहुत अच्छे वक्ता है, भीड़ खींचने की इनके पास कैपेसिटी है, लोग इनको सुनने आते हैं। जिस तरह से लालू प्रसाद यादव या नीतीश कुमार या रामविलास पासवान कहीं खड़े हो जाते थे बिहार में, कहीं चले जाए तो उनको घेर लेता था आदमी। उस तरह का व्यक्तित्व नए जनरेशन में तेजस्वी यादव और चिराग पासवान में, और एक नया नेतृत्व उभरा था, लेकिन किसी कारण से तेजस्वी यादव उसको अपना प्रतिद्वंदी मानने के कारण कन्हैया कुमार को साइड लाइन कर दिया गया। अगर तेजस्वी यादव भी कन्हैया कुमार के साथ तालमेल बैठाते तो तेजस्वी यादव के लिए फायदा होता है। ठीक है, कन्हैया कुमार तो अब बाहर ही रहेंगे। पप्पू यादव जबरदस्ती लड़ करके जीत भी लिए, लेकिन कन्हैया कुमार नहीं पंकज जी, पप्पू यादव कन्हैया कुमार अगर साथ लेके तेजस्वी चले तो ये तेजस्वी को मदद मिलेगा। अब पप्पू यादव झारखंड में भी बड़ा जबरदस्त कैंपेन किए और कई लोगों ने उनके प्रचार को सराहा कि बहुत अच्छा प्रचार कार्य किए। ठीक है।
तो उस ठीक तरह से अगर जो ठीक। गठबंधन है आपका, इंडिया गठबंधन अगर है, तो उसके तमाम नेताओं का आपको उपयोग करना पड़ेगा, जो सबसे बड़ा दल है। उसी तरह से एनडीए गठबंधन में भाजपा जो सबसे बड़ी नहीं, पार्टी है, मुझे तो मुझे लगता है डॉक्टर संजय, ये गड़बड़ जरूर है चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बीच में, लेकिन इस मौके का फायदा उठाने का प्रयास आनंद मोहन सिंह ने किया, क्योंकि आनंद मोहन सिंह को खींच थी तो शिवहर में चिराग पासवान के नहीं आने की। मुझे लगता है विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार जैसे बड़े नेता या खुद प्रधानमंत्री हों, गृह मंत्री हों, ये तमाम लोग मिलकर के चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को आपस में बिठा करके इस मसले को सुलझा लेंगे। कोई दोनों के बीच विवाद होगा ऐसी स्थिति पैदा होने नहीं देंगे, क्योंकि बिहार जैसा स्टेट जहां अभी से एनडीए बहुत मजबूत दिखाई पड़ रही है, मुझे नहीं लगता कि ये बड़े नेता चाहेंगे कि छोटी छोटी पार्टियों में लड़ाई हो और इसका फायदा विपक्ष उठा ले। क्या कहते हैं आप? नहीं, बिल्कुल मैं सहमत हूं आपसे, और बिल्कुल चाहेगी एनडीए और खास करके भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता कि चिराग पासवान और जीतनराम मांझी के बीच में अगर कोई विवाद भी है, कोई दूरियां भी है, तो उन दूरियों को पाट दिया जाए। और आनंद मोहन इस तरह के मौके का फायदा उठाते रहे, पहले भी उनकी आदत है, थोड़ा वो बोलते रहे हैं। इस बार भी उन्होंने शिवहर का दर्द को जीतनराम मांझी का बहाना बना करके अटैक किया, क्योंकि शिवहर के बारे में अगर वो बोलते तो थोड़ा पर्सनल हो जाता। अब वो चूंकि एक दलित नेता का उन्होंने सहारा लिया कि भाई ठीक है, जीतनराम मांझी तो दलित समाज के थे, अगर आप इतने बड़े दलित के हितैषी हैं तो आप इमामगंज क्यों नहीं गए? ऐसा नहीं है कि दीपा मांझी कोई हार गई वहां से चुनाव, दीपा मांझी जीत ही गई 12 वोट से। 100 वोट से भी लोग चुनाव जीतते हैं, यही सुधाकर सिंह पिछली बार 182 वोट से जीते थे, तो दीपा मांझी जीत गई है। उसके बाद भी आनंद मोहन की ये प्रतिक्रिया है, तो वो उनकी व्यक्तिगत पीड़ा है। और बीजेपी बिल्कुल व्यक्तिगत पीड़ा तो आनंद मोहन की ये भी है कि लवली आनंद को मंत्री क्यों नहीं बनाया गया। उसके बाद भी आनंद मोहन ने जोरदार एक तरीके से धमकी दे डाली थी, और आपको याद होगा किस तरीके से मंत्रिमंडल विस्तार से पहले आनंद मोहन ने एक मैसेज देने का काम किया था कि राजपूत समाज इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। उसी तरीके से आनंद मोहन एक बार फिर कह रहे हैं कि 2025 में खेल हो जाएगा। ये खेल किस तरह का होगा प्रदीप झा जी? क्या खेल उत्तर प्रदेश वाला हो जाएगा? क्या आनंद मोहन सिंह बिहार में अपने आप को उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ समझते हैं कि उनके नाम उनकी कुर्सी जाएगी, इस नाम पर बड़ा समाज जो है लोकसभा चुनाव में वोट नहीं देगा? क्या ऐसी संभावना बिहार में संभव है? आनंद मोहन उतने बड़े नेता हैं क्या? योगी आदित्यनाथ तो पूरे देश के नेता है, हर जगह उनको बुलाया जाता है, चुनाव प्रचार में आमंत्रित किया जाता है। अब पंकज जी, अब वो परिस्थितियां नहीं लौट कर आने वाली है जो 1990 नहीं, उन्होंने कहा ना खेल हो जाएगा, और खेल हो जाएगा, क्या खेल होगा, किस संदर्भ में कहा, ये थोड़ा एम्बिगुअस है। खेल का मतलब ये है कि क्या आरजेडी बुरे तरीके से हार जाएगी, या खेल का मतलब ये है कि जो एनडीए में जिसको वो पसंद नहीं कर रहे हैं उनके विरोध में लोग लगा देंगे। जैसे उन्होंने एक तरीके से कह दिया ना कि वैशाली में राजपूत कम है क्या, चेतन आनंद ने तो कह दिया। नहीं, खेल के लिए तो आनंद मोहन जाने जाते हैं पंकज जी। देखिए खेल जो है, जैसे पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान देखेंगे आप, 2020 का जो बिहार विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें आनंद मोहन के पुत्र जो चेतन आनंद है वो आरजेडी के टिकट से लड़ रहे थे चुनाव, और उस चुनाव को ही उन्होंने लड़ा था कि वो नीतीश कुमार जो है सबसे बड़े अत्याचारी शासक है जो उनके पिता को जेल में बंद करके रखा है। ठीक है, तो इसी प्लैंक पे जो है वो शिवहर में विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे। फिर जब देखा आपने पिछली बार जब आरजेडी को छोड़कर नीतीश कुमार आने वाले थे एनडीए के साथ जनवरी में, इसी साल 28 जनवरी को, उससे पहले जब चेतन आनंद और तेजस्वी यादव के बीच बयानबाजी, उससे पहले जो मैंने अभी कहा कि ठाकुर का कुआं के मुद्दे पर, तो वो एक बहाना ढूंढते हैं हर चुनाव के जब चुनाव आने की आहट होती है तो अपनी कीमत बढ़ाने के लिए आनंद मोहन इस प्रकार की बयानबाजी लगातार करने के लिए जाने जाते हैं। मुझे लगता है कि हाँ, एक बात सही है कि 90 से 2000 का जो दशक था उसमें
बिहार के पर्टिकुलरली कोसी और सीमांचल का जो इलाका था, उसमें मिथिला, जिसमें दरभंगा कमिश्नरी भी आप कहते हैं, उस क्षेत्र में सफल हुए थे आनंद मोहन और पप्पू यादव के बीच जो प्रतिद्वंदिता या कह लीजिए उस समय में तथाकथित दुश्मनी कह लीजिए, उसमें उन लोगों को सफलता मिली थी। किस प्रकार की सफलता मिली थी, इतिहास उस बात को याद रखेगा, ठीक है, कि किस प्रकार की सफलता मिली थी, किस प्रकार की घटनाओं में आनंद मोहन को खुद जेल में रहना पड़ा, अपना जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष उनको जेल के अंदर बिताना पड़ा। छोटन शुक्ला, भुटकुल शुक्ला की हत्या, उसके बाद डीएनजी कृष्णैया की हत्या होती है। ठीक है, तो आशुतोष जी बड़ा छोटा जवाब चाहेंगे। क्या आपको लग रहा है कि एनडीए पर दबाव बढ़ा रहे हैं आनंद मोहन इस तरह की बात करके? मुझे एनडीए पर दबाव बढ़ा रहे हैं और चिराग पासवान को तो उन्होंने एक तरीके से उन पर निशाना साधा, लेकिन दूसरी तरफ हम देखें तो क्या एनडीए पर दबाव बढ़ा रहे हैं आनंद मोहन? ऐसा कुछ दिख रहा है? अभी मुझे नहीं लगता है कि एनडीए पर दबाव बढ़ा रहे हैं। शायद हम लोग इस बात की अभी चर्चा भी कर रहे थे कि अब केंद्र सरकार में भी नीतीश कुमार की जरूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि चिराग पासवान को व्यक्तिगत तौर पर उन पर दबाव बनाया जा रहा है, क्योंकि उनको कमजोर साबित करने के लिए और गठबंधन में उनकी हैसियत और उनका कद और न बढ़े, इसको लेकर मुझे लगता है कि आनंद मोहन उन पर आगे भी हमलावर हो सकते हैं और उन्हें कटघरे में वो खड़ा करने की कोशिश आगे भी करेंगे। चलिए, अभी ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन जो एनडीए 4 सीट पर चुनाव जीती है और खास तौर पर दीपा मांझी भी जीत गई, जीतन राम मांझी की बहू, निश्चित तौर पर चिराग पासवान प्रचार करने नहीं गए। अगर गए होते तो भारी बहुमत से जीतती। पर सवाल तो ये जरूर उठता है कि चिराग गए क्यों नहीं। लेकिन साथ ही साथ जिस तरीके से आनंद मोहन ने जीतन राम मांझी के कंधे पर बंदूक चलाने का प्रयास किया, क्या शिवहर में प्रचार करने नहीं गए चिराग पासवान से मौका मिलते ही आनंद मोहन ने बदला लेने का प्रयास किया है, उनको नीचा दिखाने का प्रयास किया है? और इस चाल में वो किस हद तक कामयाब होंगे ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन मुझे ये साफ दिखाई पड़ता है कि चिराग पासवान एनडीए की अहम कड़ी हैं और एनडीए के जो बड़े नेता हैं वो चिराग पासवान को हर सूरत में अपने साथ बनाए रखना चाहेंगे। विनय जी आपका, आशुतोष जी, प्रदीप झा जी और डॉक्टर संजय, बिहार की बात में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।